नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के नाज होटल अग्निकांड को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्थल का मौका मुआयना किया और शहर की सभी होटलों के रिकॉर्ड, फायर एनओसी और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर की नाज होटल अग्निकांड को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मौका मुआयना किया और शहर की सभी होटलों के रिकॉर्ड, एनओसी और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। देवनानी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को सूचित किया गया है कि अजमेर की सभी होटलों की सूची मुहैया कराई जाए। साथ ही उस सूची में किस होटल के पास फायर एनओसी है और किस होटल के पास नहीं, उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक होटल का 20 से 22 बिंदुओं पर परफॉर्मा तैयार करेंगे, फिर उसकी तहकीकात की जाएगी। जिस किसी होटल ने वर्षों पहले फायर एनओसी ले रखी है वो अभी तक कार्यरत है या नहीं, उसकी भी जांच की जाएगी तथा जिन होटलों ने एनओसी नहीं ले रखी उनको नोटिस दिए जाएंगे। साथ ही उस नोटिस में होटलों को सीमित समय दिया जाएगा एनओसी के लिए। यदि इसके बावजूद कोई होटल एनओसी नहीं लेती तो उस पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। और कहा कि होटल के संपूर्ण निर्माण के बाद बिजली विभाग को होटल की बिजली व्यवस्था की जानकारी देगा, उसके बाद ही बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इस होटल पर आग लगी, मैं उस समय बाहर बम्बई में था। जानकारी मिली, तत्काल कलेक्टर से और सीओ से बातें की। निश्चित से तुरंत इसको एक बार अधिकारियों ने तुरंत पहुंच करके आपको बुलाया और बड़ी दुखद घटना है कि जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उसमें एक फायर ब्रिगेड की कर्मचारी भी थी जो निकालने में लगी थी, वो भी बेहोश हुई। लेकिन जो गए उनकी पीड़ा तो रही और जो हॉस्पिटल में है उसमें से भी अभी 2 लोग गंभीर हालत में हैं। सरकार इलाज पूरा हॉस्पिटल में चल रहा है। इस होटल में आने के लगता है कि जांच, वैसे तो जांच कमेटी बैठी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसे पूरी तरह से टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन अजमेर में लगातार ये दूसरी तीसरी घटना है। इस नाते आज मैं निगम के सारे अधिकारियों की बैठक में और उस बैठक में अजमेर में जितने भी होटल्स हैं उनका एक रिकॉर्ड, उनका सर्वे, उनका फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, सबके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा है ताकि उसके अनुरूप इस पर कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसे न हो, इसके लिए इस कमेटी को कहा है कि अपने सुझाव वो हमको दें। और होटल्स अजमेर में जितने हैं ये भी जांच करें कि अगर फायर एनओसी लिया है कि नहीं लिया है, और लिया है तो किस रूप में वहाँ पे उसके लिए जो आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इस प्रकार सारी जांच चल रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम उस गहराई तक पहुँचेंगे और भविष्य में कैसे कदम हो वह भी है। और कहीं भी अजमेर के माखूपुरा क्षेत्रवासी नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। अजमेर के माखूपुरा के क्षेत्रवासी नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने बताया कि माखूपुरा के खसरा नंबर 152 के क्षेत्रवासियों को लगातार एडीए के अधिकारियों द्वारा नाले व सड़क के निर्माण के नाम पर घरों को तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। कोली ने बताया कि क्षेत्रवासी कई पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं। इनके मकान खसरा नंबर 152 में बने हुए हैं। खसरा 151 में नाला व सड़क का निर्माण हो चुका है। निर्माण के दौरान क्षेत्रवासियों ने अपने शौचालयों को तोड़ने दिया जिससे कि निर्माण कार्य में बाधा न आए। अब 30 फीट की सड़क व 30 फीट का नाला बन चुका है। साथ ही मकानों के बाहर 20 फीट की सड़क का निर्माण भी हो चुका है। द्रौपदी कोली ने कहा कि इसके बावजूद एडीए के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवासियों को नोटिस देकर धमकाया जा रहा है। कोली ने बताया कि एडीए के अधिकारियों से समस्या बताई गई जिस पर मामले में जांच के आदेश का आश्वासन दिया गया है। अभी ये माखूपुरा का मामला है और ये एक नाले का प्रकरण था कि भाई एक पहली बात तो खसरे का ही डिसाइडेड नहीं हो रहा, जबकि ये 152 नंबर के खसरे पे रहते हैं और एडीए बार बार कह रहा है कि 151 नंबर के खसरे पे नाला बनाओ। जो इनके पास में नाला भी बना दिया, सड़क भी बना दी। अब तो 151 में नाला था तो आपने नाला बना दिया, उसके बाद सड़क बना दी। अब ये सारे लोग 152 में रह रहे हैं, फिर भी इनको हर बार इनको नोटिस देकर इनको डराया धमकाया जाता है
अभी भी इनको कोई लोग जाके कहकर आए कि अगर आप लोग कल तक नहीं हटाओगे तो हम आपके ऊपर मतलब पूरा रोलर वो करके पूरे मतलब मकान को ज़मीन जब्त कर देंगे। तो ऐसे लोगों को डरा डरा के लोगों को पता नहीं क्या करना चाहते। मैं अभी बिश्नोई जी से मिली हूँ क्योंकि नित्या मैडम से मिलना था, लेकिन वो गई हुई है जयपुर। और उसके बाद जो साउथ के उपायुक्त हैं वो भी अभी है नहीं, प्रवीण जी भी। लेकिन मैं अभी बिश्नोई जी से मिली हूँ। बिश्नोई जी को, पूनिया जी को सारी कहानी कही है अपनी कि भाई किस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जब नाला और रोड बन रहा था तो इनके मकान के पीछे लेट बाथ बने हुए थे, तो इन्होंने कहा एडीए ने कि आप ये थोड़ी थोड़ी जगह तो लेटरिन और बाथरूम इन्होंने तोड़ दिए बेचारों ने कि भाई चलो कोई बात नहीं, सड़क बनने दो। अब 30 फीट की सड़क बन चुकी है, 30 फीट का नाला बन चुका है और इनके मकान के आगे 20 फीट की सड़क है। उसके बावजूद इन गरीब आदमी को इतना सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि हम आपका मकान बिल्कुल तोड़ देंगे, यहाँ से ज़मीन जब्त। तो अधिकारियों ने क्या कहा? अभी अधिकारियों ने तो यही कहा है कि मैडम हम इसमें जांच करते हैं। मैं क्या, आप पहले बात तो सीमांकन करवाइए। आपका खुद का सीमा का डिसाइडेड नहीं है कि आपकी सीमा कौन सी है। जब तक आप सीमा का डिसाइड नहीं करोगे कैसे पता लगेगा कि ये लोगों को अतिक्रमण बता रहे हो आप, कैसे अतिक्रमण घोषित करोगे आप? तो नाले में तो बने हुए नहीं है मकान, इनके नाले से तो अलग है। और जबकि नाले में जो पड़ोस में फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को नाले की ज़मीन दे दी। बात और देखो एडीए की कि नाले की ज़मीन फैक्ट्री को दे दी, लेकिन इन मकान वालों के जो 100 साल से बेचारे रह रहे, 2-3 पीढ़ी इनकी हो चुकी है और आज इनको कह रहे हैं कि आप अतिक्रमणी हैं। 3 पीढ़ी से रह रहे हैं लोग। और कब से रहते हैं, मेरे को 4-5 पीढ़ियाँ बीत चुकी है। भैया हमारे को इतना परेशानी कर रहा है, एडीए वालों ने आए दिन हमारे को परेशानी कर रहा है। हम कब से रह रहे, मेरे सास ससुर दादा ससुर सब तक रहे। क्या बोल रहे हैं? ये एडीए वालों ने आते नोटिस देते खाली करो मकान को, मकान तोड़ेंगे। किसी का हमारी नौकरी नहीं, बेरोजगार हम लोग, जिसको आके परेशानी करते गरीबों को। रोड नाला बन चुका, रोड बन चुका, फिर इंसान को क्यों परेशानी करते? क्या रोड पे जाके पड़ जाएंगे हम तो मैडम? अजमेर के नारीशाला रोड नाले के पास आवंटित शराब के ठेके को निरस्त करवाने के लिए अशोकनगर स्नेह मंडल की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मंडल के 7 कॉलोनी वासियों ने ठेका निरस्त करने की मांग की है। अजमेर की नारीशाला रोड नाले के पास आवंटित शराब के ठेके को निरस्त करवाने के लिए अशोकनगर स्नेह मंडल की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंडल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जून 2022 में नाले के पास में शराब का ठेका खोला गया था। इसका कॉलोनी वासियों ने विरोध किया था, जिस पर ठेका निरस्त कर दिया गया था। वापस अप्रैल 2025 में उसी स्थान पर शराब का ठेका खोल दिया गया, जिस पर कॉलोनी वासियों द्वारा विरोध किया गया। बताया कि विरोध के बाद पुलिस उप अधीक्षक ठेके के स्थान पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति में जिला आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर आए और उनको कॉलोनी वासियों की पीड़ा से अवगत करवाया गया था। आबकारी अधिकारी ने पीड़ा को समझाते हुए मौखिक रूप से ठेका निरस्त करने की कहकर गए थे, लेकिन वर्तमान में उसी स्थान पर शराब की बिक्री प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हो रही है, जिससे कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं। मंडल ने ठेका निरस्त करने की मांग की है। नारीशाला से आदेश नगर वाले रोड के ऊपर पूर्व में भी दुकान का आवंटन हुआ था सन 2022 के अंदर। उस समय जन आक्रोश पब्लिक के विरोध के कारण से उस आवंटन को रद्द कर दिया गया। अभी पिछले 26 तारीख को पुनः उसी जगह पर उसी दुकान को फिर से आबकारी विभाग द्वारा अलॉट किया गया। हमारे द्वारा विरोध करने पर थानाधिकारी और मुख्य आबकारी अधिकारी वहाँ उपस्थित हुए और उन लोगों ने हमें मुख्य मतलब जबानी रूप से हमको आश्वासन दिया कि ये दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन आज की तारीख में उस दुकान पे अप्रत्यक्ष रूप से शराब की बिक्री हो रही है और पास में वहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे स्कूल है, पूरा आवासीय क्षेत्र है। हम कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए थे, ज्ञापन दिया है हम लोगों ने कि कृपया करके उस दुकान को निरस्त करके उसके आदेश की कॉपी हमें दिलाने की कृपा करें ताकि हम आश्वस्त हो सकें। आप जन वहाँ से रोज़ गुजरता है, स्कूल है और पास उसके पास में मंदिर है और सामने एक बुटीक है और एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है। अच्छा पार्षद साहब ज्ञापन दिया, हमने उससे कोई बात करने की कोशिश करनी क्योंकि हम कानून से बंधे हुए हैं, कानूनी तौर पे हम अपना जो प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो दुकान अभी खुली हुई है, मतलब दुकान खुली नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शराब की बिक्री हो रही है।
झुंझुनू में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर स्थापित जांगीर समाज के अधिकारी के अपमान से समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में जिला परिवहन अधिकारी पद पर स्थापित जांगीर समाज के अधिकारी के अपमान से समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा अजमेर के कार्यकर्ता ने कहा कि झुंझुनू में जिला परिवहन अधिकारी पद पर स्थापित मक्खनलाल जांगीर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मुख्यालय के निर्देशानुसार ओवरलोड वाहनों पर सरकारी योजनाओं एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप रेवेन्यू का कार्य किया जा रहा था। इस कार्य से नाराज ओवरलोड संचालित वाहन स्वामियों ने परिवहन कार्यालय के बाहर अन्य लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व करते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र गुड्ढा ने जिला परिवहन अधिकारी के लिए अभद्र भाषा से अपमान करते हुए धमकियां दी गई। कहा कि राजेंद्र गुड्ढा द्वारा की जा रही मां बहन बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणियों एवं जाति सूचक शब्दों द्वारा किए गए अपमान से पूरा जांगीर समाज काफी आक्रोशित है, जिसके चलते आज ज्ञापन दिया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रकरण पर अतिशीघ्र संज्ञान लेकर यथोचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिला मंत्री हूँ रामदेव जांगीर और हमारे समाज के जो डीटीओ है श्री माखनलाल जी जांगीर झुंझुनू, उनके अपमान में श्री राजेंद्र जी गुड्डा द्वारा अपमानित शब्द बोले गए, अभद्र टिप्पणी की गई। उनके विरोध हम जिलाधीश जी को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग को अगर सरकार समय पर मानती है, अगर नहीं मानती है तो हम इसके आगे समाज आंदोलन करने के लिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. शादी समारोह से अपने घर लौटते समय महिला के पर्स से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। रोडवेज बस स्टैंड में अज्ञात युवतियों ने पीड़िता के 8 तोले के जेवरातों पर हाथ साफ किया, जिस पर पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। शादी समारोह से अपने घर लौटते समय महिला के पर्स से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। रोडवेज बस में अज्ञात युवतियों ने पीड़िता के 8 तोले के जेवरातों पर हाथ साफ किया, जिस पर पीड़ित महिला ने सिविल लाइन पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह शादी समारोह से वापस अपने घर अजमेर के लिए नारायणपुरा से रोडवेज बस में बैठी थी। उस समय 2 युवतियां नारायणपुरा से बस में उसके
साथ चढ़ी थी। 2 की सीट पर हम 2 महिलाएं पहले से ही थे, जिस पर एक युवती ने पास की सीट पर बैठने के लिए रिक्वेस्ट की, जिस पर हम थोड़ा आगे पीछे होकर एक युवती को सीट पर बिठा लिया। पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद उसकी आंख लग गई और मौके का फायदा उठाकर युवतियों ने बैग से जेवरात चोरी कर लिए। अजमेर बस स्टैंड पर उतरकर पर्स में से फोन करने के लिए पर्स चेक किया, जिसमें जेवरात गायब थे। पीड़िता ने कहा कि उसके बैग से सोने के सिसफूल, रखड़ी, कान के झुमके, गले का हार, अंगूठी समेत कुल 10 लाख के जेवरात चोरी हो गए, जिस पर महिला ने सिविल लाइन पुलिस थाने पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गई हुई थी शादी में। अच्छा। चाचा की पोती की शादी थी, शादी में गई थी, शादी से वापस आ रही थी तो मैं नारायणपुरा से बस में बैठी थी। नारायणपुर से बस में बैठी, मेरे को अजमेर आना था, तो नारायणपुरा से 2 लड़कियां मेरे पास खड़ी हो गई। एक लड़की मेरे पास रिक्वेस्ट करके बैठ गई थी, जबकि ऑलरेडी हमें 2 औरतें पहले से बैठी हुई थी। तो मैं आगे करके बोला, आंटी जी हम परेशान हो गए, थोड़ा सा हमें बैठने दो, भीड़ भड़ाका था तो उसके अंदर। तो मैं चलो भाई बैठ जाएंगे। वो मेरे पास बैठ गई थी। वहाँ से मेरे इससे रूपनगढ़ तक मेरा उन्होंने पीछा किया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला। मेरे को क्या पता कि लड़कियों का, आदमी का तो हम विश्वास नहीं कर सकते, लड़कियों का तो कर सकते हैं, लेडीज़ का तो कर ही सकते हैं। फिर उन्होंने बीच में पता नहीं मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। पास में खड़ी थी तो मेरे को घैल आ गई, नींद आ गई, बीच बीच में आंख लगती रही, लेकिन मैं पर्स को पकड़ के बैठी थी। उस पर्स में मेरा गहना था। क्या क्या था? मेरा गहना था रखड़ी, सिसफूल, कान के झुमके, गले का हार, 3 अंगूठियाँ, लगभग 8 तोला का सोना था मेरा। और कितने पैसे का नुकसान होगा लगभग? अब पैसे तो आपको पता है कि अभी 1 लाख का सोना चल रहा है, तो कितने आप ही लगा सकते हो कि 8 तोला सोना तो कम से गड़ा 10 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ ही होगा मेरे। मैं जब अजमेर में उतरी ना, तो मैंने अजमेर में उतरी तो मैं मोबाइल निकाला मैंने। अच्छा, इसमें पर्स में से जी, मोबाइल निकाला ना, मोबाइल निकाला तो मोबाइल से 2 चेन है इसके अंदर। हाँ। एक तरफ मोबाइल पड़ा था, एक तरफ वो पड़े थे, तो वो वाले मेरे से खुली तो वो पन्नी थी ना, जिस पन्नी में मैंने वो छोटा डिब्बा डाल रखा था, वो पन्नी मेरे हाथ में आ गई और पन्नी फटी हुई थी। डब्बी से ले गए? डब्बी ले गए, पन्नी को फाड़े, अंदर से पन्नी फटी हुई थी, तो पन्नी तो अंदर रह गई और डिब्बी ले गई। किस प्रकार का थोड़ा हुलिया वगैरह बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, हुलिया, पतली लड़की है, 20-22 साल की लड़की है, वो दोनों मुंह बांध रखा, एक ने सलवार सूट पहन रखा, एक ने लोअर और टॉपर पहन रखा। कहाँ से बैठी थी आपके साथ गाड़ी के अंदर? ये वो कनेक्टर बता रहा है, मुझे नहीं पता। क्या नारायणपुरा से मैं बैठी थी, वो वहीं से वो लड़कियां बैठी थी। वहाँ से उन्होंने परबसर का टिकट कटवाया, परबसर से फिर उन्होंने दोबारा टिकट कटवाया रूपनगढ़ का, और रूपनगढ़ में वो उतर चुकी। आप अकेले थे? मैं अकेली थी। 8वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए सेवानिवृत्त राज्य संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के कर्मचारी हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और 8वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। 8वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए सेवानिवृत्त राज्य संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के कर्मचारी हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और 8वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में 25 मार्च को लोकसभा में पेंशन संबंधी संशोधन विधेयक पेश कर देश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से वंचित रखने का प्रावधान रखा है। यदि वास्तव में यह सही है तो यह प्रस्ताव पेंशनर्स के हित में न्याय संगत नहीं होगा। कहा कि जिन पेंशनर्स ने 60 वर्ष की आयु तक अपने सेवाकाल में सरकार की निर्बाध सेवाएं दी, उनके लिए यह संवैधानिक अधिकारियों का हनन है। पूर्व में भी अनेक वेतन आयोगों का गठन हुआ है और सभी ने पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों को लागू किया, जिस पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने देश के केंद्र एवं राज्य सरकारों के लगभग 1 करोड़ से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिलाभ देने की मांग की है। मोदी सरकार ने अभी 25 मार्च को एक विधेयक पेश किया। उसमें यह था कि कोई भी पेंशनर हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। हमारा कहना है आज तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए उसमें सभी ने पेंशनर की मांगों को सर्वोपरि माना और सभी ने हमें लाभ दिया, किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मोदी सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, क्योंकि सरकार ने कोरोना काल के दरमियान हमारे 18 महीने का डीए काट लिया, आज तक डीए का भुगतान नहीं किया। किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद का कोई पैसा नहीं काटा, लेकिन हमारा गरीब लोगों का पैसा काटकर हमारे जेब में डाका डाला। अब केंद्र सरकार कह रही है पेंशनर जो भी हो, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, लगभग 1 करोड़ पेंशनर देश में है, उन सभी को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित किया जाएगा।
मेरा निवेदन है कि आज सरकार कौन है? सरकार कर्मचारी है। ये मंत्री विधायक ये सांसद सरकार नहीं है, कर्मचारी सरकार चलाते हैं। सरकार कर्मचारी है। विधायक आते हैं, सड़कों का उद्घाटन करिए, नाली का उद्घाटन कर दिया, कोई कमरों का उद्घाटन कर दिया, समुद्र का उद्घाटन कर दिया, या कोई पानी की टंकी का उद्घाटन कर दिया। तो ये काम कोई बड़ा नहीं है। असली काम कर्मचारी करते हैं, असली का सरकार कर्मचारी। इसलिए हमने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया है कि देश के 1 करोड़ पेंशन को इस लाभ से वंचित किया है। अगर हमें वंचित किया गया तो पूरे देश के अंदर 1 करोड़ पेंशन लाभ हो जाएगा और इस मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। और हम अजमेर के ब्यावर रोड स्थित सरस डेयरी में अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में संचालक मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसके संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। बैठक में आरसीडीएफ प्रतिनिधि केसी मीणा महाप्रबंधक, पूर्व एमडी अजमेर डेयरी एवं संतोष शर्मा महाप्रबंधक आरसीडीएफ श्रुति भारद्वाज उपस्थित रहे। जहां बैठक में प्रतिनिधियों के समक्ष पशुहार की विकट समस्या एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के दुग्ध का समर्थन मूल्य 5 रुपए प्रति लीटर की बकाया राशि की समस्या उठाई। अजमेर के ब्यावर रोड स्थित सरस डेयरी में अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में संचालक मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसके संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। बैठक में आरसीडीएफ प्रतिनिधि केसी मीणा महाप्रबंधक, पूर्व एमडी अजमेर डेयरी एवं संतोष शर्मा महाप्रबंधक, आरसीडीएफ श्रुति भारद्वाज प्रशासक एवं प्रबंधक संचालक आरसीडीएफ के निर्देशानुसार बैठक में उपस्थित रहे। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में प्रतिनिधियों के समक्ष पशु आहार की विकट समस्या एवं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के दुग्ध का समर्थन मूल्य 5 रुपए प्रति लीटर की बकाया राशि की समस्या उठाई। जहां अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि केसी मीणा व संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि समस्या के निदान के लिए आरसीडीएफ ने पशु आहार संयंत्र के प्रबंध संचालक सुधांशु गुर्जर का स्थानांतरण अजमेर से जयपुर कर दिया है एवं उनके स्थान पर डॉक्टर निधिका जोशी को पशु आहार संयंत्र अजमेर का प्रभारी बना दिया गया है। बताया कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही केटल फीड की रोजाना नियमित सप्लाई चल रही है। लगभग 3,500 बैग से 4,000 बैग प्रतिदिन मिल रहे हैं। कहा कि आगामी 13 मई तक पूरे जिले में समस्त दुग्ध उत्पादकों को पशु आहार उपलब्ध हो जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के 5 रुपए प्रति लीटर की 6 माह की बकाया राशि के भुगतान में से आगामी 13 मई तक नवंबर व दिसंबर 2 माह का भुगतान भी पशुपालकों को मिल जाएगा। शेष 4 महीने का भुगतान भी शीघ्र ही दे दिया जाएगा। अध्यक्ष ने जयपुर में आयोजित 6 मई का धरना आगामी 14 मई तक के लिए स्थगित करने की जानकारी साझा करते हुए दुग्ध समितियों से सहयोग के लिए कहा। अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे बीच में हमारे नए एमडी रामलाल जी चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे पुराने एमडी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के महाप्रबंधक केसी मीणा जी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के महाप्रबंधक संतोष जी शर्मा हमारे बीच में आए। वो संचालक मंडल की बैठक से पहले मैडम आरसीडीएफ एमडी और प्रशासक श्रुति भारद्वाज जी के दिशा निर्देश ये लेके आए थे और हमारे संचालक मंडल की बैठक में प्रारंभ में ही हमने इनसे 2 हमारी जो पीड़ा थी पशुपालकों की, वो दोनों समस्याएं पीड़ा रखी। गत बहुत दिनों से जो है 10-15 दिन से पशु आहार नियमित नहीं मिलने से पशुपालक बहुत परेशान उत्पीड़ित थे, दुखी थे और दूध भी 1 लाख लीटर के करीब गिर गया था प्रिक्योरमेंट। परंतु हमने इनसे कहा भी पशुपालन ये पशु आहार की व्यवस्था का क्या रहेगा, तो आपने अवगत कराया कि हमने पहले वाला जो आपके मैनेजर सुधीर गुर्जर था, सुधीर जी गुर्जर को हमने जयपुर हेड ऑफिस बुला लिया और आपके यहाँ जो है जोशी मैडम है निधिका जोशी को चार्ज दे दिया 3 दिन पहले और आज 4था दिन है। तो ये बता रहे हैं कि भाई उनके आने के बाद में व्यवस्था बिल्कुल नियमित और रेगुलर हो गई। मैं भी उसका और मेरे बोर्ड ने भी समर्थन किया। पिछले 3 दिन से पहले की तरह रेगुलर केटल फीड बन रहा है और पशु आहार बन रहा है और गाँव में जा रहा है। फिर हमने इनसे ये अनुरोध किया आगे कब तक हमारी नॉर्मल हो जाएगी पूरे ज़िले के पशु आहार की समस्या, तो आपने बताया कि 13 तारीख की शाम तक पूरे ज़िले में हम जो है नियमित कर देंगे किसी भी हालत में। और मुख्यमंत्री जी के 5 रुपये 13 मई तक जो है 2 महीने के आपको वितरण करा देंगे, बाकी इस महीने के अंत तक मिल जाएंगे 4 महीने।
ये दो मुख्य बातों पर सहमति हुई। और क्योंकि ये मेरे मीणा जी परिचित है पुराने, बहुत विश्वास पात्र आदमी है, और संतोष जी भी दो तीन साल से RCDM नए महाप्रबंधक हैं, तो मैं इनका भी विश्वास कर रहा हूँ। पहले इन्होंने 26 तारीख को वादा किया, इनका पूरा नहीं हुआ। 26 तारीख को 5 तारीख तक नवरमन करने की कहा था, और इसलिए परेशानी हुई, 5 तक नहीं हुआ। तो आज 5 तारीख बोर्ड बैठक में वापस हो गया। 13 तक ये कर देंगे, नहीं तो 14 तारीख को फिर वापस हाजिर देने 5 की जगह 10,000 लोग जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि MD RCDF पे पूरा भरोसा है कि वो औरत बहुत ही डिटर्मिन्ड है, जबान की धनी है। कहा है तो हमारी और समस्या भी है अजमेर डेयरी की, उनका भी समाधान करेगी। धन्यवाद। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।